हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को द सीईसी विद पंकज में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे कक्षा 10 के इतिहास पार्ट नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जैसे हम लोग एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं वर्तमान में? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप और ऑप्शन डी है पश्चिमी एशिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप महाद्वीप में आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? फ्रांस में किस वंश का फिर से उसका स्थापना किया गया था, उनका सत्ता फिर से लाया गया था वियना कांग्रेस के द्वारा? वह कौन है? ऑप्शन ए हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी आर्लिया वंश, ऑप्शन सी बुर्बो वंश और ऑप्शन डी जारशाही। इसका सही आंसर है बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना से, ऑप्शन बी कार्बोनरी से, ऑप्शन सी फिलिक हेटारिया और ऑप्शन डी है डायट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? मतलब इटली और जर्मनी के एकीकरण में वह कौन सा देश है जो उसके विरोध में खड़ा था, उसके कारण उसका एकीकरण नहीं हो पा रहा था, उसमें विकास नहीं हो पा रहा था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी है प्रसा। इसमें से वह कौन देश है जो दोनों के विरुद्ध खड़ा था? 4 का हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया जो है यह इटली और जर्मनी के बीच जो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण था उनमें बहुत बड़ा बाधा का काम कर रहा था ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस में राजदूत या ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी गृह मंत्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के पद पर इनको नियुक्त किया गया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही था, ऑप्शन बी किसान था, ऑप्शन सी जमींदार था या ऑप्शन डी नाविक था। आपको पता होगा क्या है गैरीबाल्डी पेशे से? एक नाविक थे। नाविक यानी कि नाव जो चलाते हैं वो नाविक, नाव चलाने वाले को नाविक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन द्वितीय और ऑप्शन डी बिस्मार्क। क्वेश्चन फिर से समझेंगे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। इसका सही आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन एक संस्था थी, कैसी? ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी व्यापारियों की,
ऑप्शन सी विद्वानों की, या ऑप्शन डी पादरी एवं सामंतों की। पादरी का मतलब जो होता है जो चर्च में जो जैसे कि मंदिर में जो पुजारी होते पूजा करते हैं उनको पुजारी कहा जाता है, उसी प्रकार चर्च में जो पूजा करते हैं उनको पादरी कहा जाता है। सामंतों, पादरी एवं सामंतों की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यह जो संस्था थी जालवेरिन, वह व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन जो है व्यापारियों की एक संस्था थी, व्यापारियों के एक संगठन को जालवेरिन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी विलियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1864 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1820 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1821 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1822 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1823 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए कहाँ हुआ था? फ्रांस में, या ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया में, या ऑप्शन सी हंगरी में, या ऑप्शन डी इंग्लैंड में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? ऑप्शन ए 1835 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1832 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1842 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1830 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक आजाद मुल्क घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1832 ईस्वी में, या ऑप्शन बी 1815 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1810 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1831 ईस्वी में। कार्बोनरी संगठन, क्वेश्चन है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? क्वेश्चन है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1828, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1830, या ऑप्शन डी 1931। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। संधि का मतलब होता है जब दो देश आपस में समझौता कर लेता है अपने एकीकरण के लिए, अपने विकास के लिए, या अपने निजी स्वार्थ के लिए, या जनहित के स्वार्थ के लिए, जनहित के लिए, फायदे के लिए। तो ये सब जो एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर काम करने का एक एग्रीमेंट साइन करता है, उसी को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए तुर्की रूस, ऑप्शन बी यूनान पोलैंड, ऑप्शन सी तुर्की हंगरी,
मतलब एड्रियानोपल की जो संधि हुई थी, जैसे मान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, नहीं, जैसे मान लेते हैं सिंधु शब्द समझौता हुआ, शिमला समझौता हुआ, तो उस तरह से जो है एड्रियानोपल की भी संधि हुई थी। तो एड्रियानोपल की जो संधि हुई थी वह किन किन दो देशों के बीच हुई थी, वो कौन सा देश है? तुर्की और रूस है, या यूनान या पोलैंड है, या तुर्की या हंगरी है, नहीं, इस तरह से, या ऑप्शन ऑप्शन डी है हंगरी या पोलैंड है। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपल की संधि हुई थी। याद रखेंगे, एड्रियानोपल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडौन का युद्ध, एगो सेडावा का युद्ध होता है, यहाँ पे है सेडौन, सेडौन का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडौन का युद्ध किन के बीच हुआ था? सही आंसर ऑप्शन ए है इसका प्रसा और ब्रिटेन, ऑप्शन बी है ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन सी है फ्रांस और परसा, या ऑप्शन डी है प्रसा और रूस। सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस और परसा के बीच सेडौन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, पूरी तरह से कब्जा था हंगरी पर? किस देश का? फ्रांस का, या ऑस्ट्रिया का, या ब्रिटेन का, या तुर्की का? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का पूरी तरह से आधिपत्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, या ऑप्शन डी फ्रांस। क्वेश्चन है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस ने कुचल दिया था, दबा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? मतलब फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, हुआ था, कब हुआ था? तो 1870 में। देखिए इसमें कई क्वेश्चन है, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि ऐसे पूछ सकता है कि फ्रांस का युद्ध 1870 में किसके साथ हुआ था? तो परसा के साथ हुआ था। या ऐसा भी पूछ सकता है कि फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था, इस तरह से। और यहाँ पूछा है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, जगह का नाम पूछ रहा है कि कौन सी जगह युद्ध हुआ था। इसका सही आंसर जो होगा सेडौन का युद्ध, अभी भी जो हम लोग पढ़े हैं सेडौन का युद्ध, सेडौन का युद्ध 1870 में 70 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस और परसा के बीच। मतलब फ्रांस और परसा के बीच सेडौन का युद्ध हुआ था, यानी कि सेडौन एक जगह है जहाँ पे युद्ध हुआ था, इसीलिए सेडौन के युद्ध के नाम से जाना जाता है उस जगह को, जो कि 1870 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, जिससे कुछ सीखने को मिलता है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, या ऑप्शन सी तुर्की, या ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूनान, यूनान। इसका सही आंसर क्या होगा? यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा इटली, युवा इटली संस्था का विकास किया, किसने किया था? युवा इटली का विकास, एक संस्था है युवा इटली, इसका विकास किसने किया था? ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है काउंट काबूर, ऑप्शन सी है गैरीवाल्डी, या ऑप्शन डी है बिस्मार्क। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा सोचिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजनी ने, युवा इटली का स्थापना जो है मेजनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो था, जैसे गैरीवाल्डी एक नाविक था, है ना, उसी प्रकार बिस्मार्क क्या था? एक कवि था, ऑप्शन ए कवि था, एक नाटककार था, एक संगीतकार था, या एक कूटनीतिज्ञ था? क्या था बिस्मार्क जो है क्या था? इसका सही आंसर होगा एक कूटनीतिज्ञ था बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्डिनिया पीडामाउंट का शासक कौन था?
सार्डिनिया पीडामाउंट का शासक कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन बी काउंट काबूर, ऑप्शन सी विक्टर इमैनुअल और ऑप्शन डी विलियम प्रथम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विक्टर इमैनुअल। सार्डिनिया पीडामाउंट का शासक जो था विक्टर इमैनुअल था। इमैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ था तो उस समय एक ब्रिटिश शहीद हो गए थे, वो कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड वायरन, ऑप्शन बी कासूथ, ऑप्शन सी फ्रांसिस डिक और ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड वायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाल्वेरिन राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल्वेरिन राइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा ने की या ऑस्ट्रिया ने की या सार्डिनिया ने की या फ्रांस ने की? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी या मैग्यार या पोलिश या फ्रेंच, ये सब भाषा का नाम है। तो हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा मैग्यार। हंगरी की जो भाषा थी मैग्यार थी, एक भाषा का नाम है, थोड़ा सा अटपटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय? पराजय का मतलब हार होता है। ऑप्शन ए है रूस की, ऑप्शन बी है तुर्की की या ऑप्शन सी है यूनान की या ऑप्शन डी है फ्रांस की। किसकी? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तुर्की की हार हुई थी। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की हार हुई थी, पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? ऑप्शन ए फ्रांस के, ऑप्शन बी रूस के, ऑप्शन सी इटली के या ऑप्शन डी जर्मनी के। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फिर से समझेंगे कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मरियान, इसका सही आंसर होगा फ्रांस। मरियान फ्रांस के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी हंगरी या ऑप्शन डी यूनान को। क्वेश्चन एक बार फिर से समझेंगे कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है।